चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका हिस्ट्री से लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जहाँ पे बच्चों हमने लास्ट पढ़ा था बक्सर का जो युद्ध जो था वो भारतीयों के बीच में, यानी भारत के कुछ जो राजा थे उनके बीच में और ब्रिटिश जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध जो था हमने वो पढ़ा, जो कि एमपी के बॉर्डर पे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी जीत जो थी वो हुई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके बारे में, और मैसूर के जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनका उस वक्त अंग्रेजों के साथ कैसा रिलेशन था, कैसा व्यवहार था, क्या उनके बीच में सम वॉर्स वर देयर और नॉट, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। द 18th century was a period of a great turmoil in Indian subcontinent. Although the century opened with much of the subcontinent अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर। 18th सदी की शुरुआत की 18th सेंचुरी की यदि हम बात करें तो उसमें मुगल साम्राज्य के जो बहुत सारे राजा थे उनका भारत पर साम्राज्य रहा। ऑल्दो द सेंचुरी ओपन्ड विद मच ऑफ द सबकॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर। द डेथ इन 1707 यानी बात हो रही है यहाँ पे 1707 की, जबकि मुगल राजा एम्परर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तब धीरे धीरे करके जो मुगल साम्राज्य था बच्चों वो ऐसा माना जाता है कि वो अंत की तरफ चल पड़ा। द औरंगजेब रिजल्टेड द फ्रैक्चरिंग ऑफ द एम्पायर एंड अ स्ट्रगल अमंग द वाइसरॉयज एंड द अदर लोकल रूलर्स वर फॉर टेरिटरी। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ बच्चों, छोटे छोटे जो राजा थे वो आपस में अपना साम्राज्य बनाने में, अपनी जो टेरिटरी थी, अपना क्षेत्र बढ़ाने में वो आपस में युद्ध करने लगे। इन द 1740s and the 1750s, French and British colonial companies became more active in these local conflicts. अब क्या हुआ था सन 1740 में बच्चों, यहाँ पे की बात की जा रही है 1740 से लगा के 40s टू 1750s तक, ठीक है। ब्रिटिश थे, इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनियल पीपल थे वो, और इवन फ्रेंच कॉलोनियल पीपल जो कि फ्रांस आए थे, उन्होंने ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो छोटे छोटे वॉर्स जो इन बिटवीन द कंट्री जो वॉर्स हो रहे थे, जो अपने साम्राज्य की हदों को बढ़ाने के लिए जो वॉर्स हो रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी दखलंदाजी स्टार्ट कर दी। मोर एक्टिव इन दिस लोकल कॉन्फ्लिक्ट एंड बाय द थर्ड कर्नाटिक वॉर्स, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। बाय द थर्ड कर्नाटिक वॉर्स, उसके बाद जो था इन 1757 एंड 1763, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। कर्नाटिक वॉर्स जो थे 1757 टू 1763 कर्नाटिक वॉर्स हम पढ़ चुके हैं। द ब्रिटिश हैड not only gained the somewhat solid footholds in Bombay, Madras and Calcutta, but they had also marginalized but not eliminated in the influence of the other colonial power. क्या किया उन लोगों ने यहाँ पे बॉम्बे में कर्नाटिक वॉर के बाद उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता पे अपना साम्राज्य जमाया, और इसके साथ साथ बट दे हैड ऑल्सो मार्जिनलाइज बट नॉट एलिमिनेटेड। मार्जिनलाइज करने का मतलब होता है बच्चों हाशिए से बाहर कर लेना, या हाशिए में कर देना, या एक तरफ कर देना। उन्होंने बाकी जो कॉलोनियल पीपल थे, यानी जो ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रेंच पीपल थे, पोर्टुगीज पीपल थे, है ना, डच लोग जो थे, उन लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफ कर दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन्होंने सबको हटा के अपना वर्चस्व था जो बढ़ा दिया था, लेकिन पूरा वो लोग खत्म नहीं हुए थे, पूरा उनका पावर खत्म नहीं हुआ था। द एंग्लो मैसूर वॉर्स were a series of wars fought in over the last 3 decades of the 18th century between the kingdom of Mysore on one hand and the British East India Company। अब हम बात करते हैं बच्चों एंग्लो मैसूर वॉर की। एंग्लो मैसूर वॉर थे बच्चों, ये किस किस के बीच में हुए, सीधी सी बात है, हमें समझ में आता है। एक तरफ है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच में, और दूसरी तरफ थे बच्चों में यहाँ स्टेट का नाम पता चलता, मैसूर का नाम पता चल रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो यानी इंग्लिश पीपल और मैसूर यानी मैसूर साम्राज्य के जो राजा जो थे उनके बीच का वॉर फॉट इन ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 18th century, 18वीं सदी के लास्ट 30 वर्षों में, यानी मैं ये कह सकती हूँ बच्चों के 1770 के बाद, यानी 18वीं सदी के लास्ट जो 3 डिकेड से, यानी कह सकते हैं कि जो शुरुआत 18th century
सॉरी लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी के जो लास्ट 3 डिकेड्स थे, ठीक है, वहां पे ये जो वॉर्स थे ये स्टार्ट हुए थे, जिनको एंग्लो मैसूर वॉर्स कहा गया। ब्रिटिश एंड इस मैसूर के जो हेड थे, मैसूर के जो मुखिया थे, उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच में एंग्लो मैसूर वॉर जो से स्टार्ट हुए। 18th सेंचुरी बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर इन वन हैंड एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेड चीफली बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जिन्होंने ग्रुप बना लिया था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से सामने आए थे, उनके बीच में ये वॉर होने लगे। एंड द मराठा कॉन्फेडरेंसी एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर। Hyder Ali and his successor Tipu Sultan fought a war on 4 fronts with the British attacking from west, south and east, and while the Marathas and the Nizam forces attacked from the north. अब ये जो मैसूर के जो राजा थे, ठीक है, हैदर अली थे, हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। बच्चों आप लोगों ने आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन कई सालों पहले बच्चों एक सीरियल आया था दिस वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर, इनको टीपू सुल्तान जो थे इनको शेर मैसूर भी कहा जाता था बच्चों। यानी इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने बहादुर थे कि इनको शेर की उपाधि दी गई थी, शेर मैसूर कहा जाता था। तो ये और इनके फादर हैदर अली, इनको बच्चों एक ही साथ अलग अलग 3 दिशाओं से एक साथ वॉर करना पड़ा था। वो कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इनको मराठों के साथ, ठीक है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो वॉर था ही, एंड द मराठास कॉन्फेडरेंसी एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर। मराठास के साथ इनका युद्ध था और इसके साथ साथ हैदराबाद के जो निजाम जो थे उनके साथ भी इनका युद्ध था। हैदर अली एंड हिज सक्सेसर, हैदर अली पिता और टीपू सुल्तान उनके पुत्र। हैदर अली ने सक्सेसर टीपू सुल्तान फॉट अ वॉर ऑन 4 फ्रंट्स, 4 अलग अलग दिशाओं में इनको युद्ध करना पड़ा था। 4 फ्रंट्स, अलग अलग 4 डायरेक्शन, 4 फ्रंट्स विद द ब्रिटिश अटैकिंग फ्रॉम द वेस्ट। यदि हम वेस्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ वेस्ट से इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, ठीक है बच्चों। ब्रिटिशर्स जो थे वेस्ट से, साउथ एंड ईस्ट while the Marathas and the Nizam forces attack from north। जो ये जो थे वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन से मिलके इनके ऊपर ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे थे। और साथ में साउथ में और कौन था बच्चों, साउथ में और कौन था इनके साथ, साउथ में और कौन था वो देखते हैं, ठीक है। एंड वेस्ट while the Marathas and the Nizam forces attack from the north। और यहां से यदि बात करें हम लोग नॉर्थ से, तो मराठा फोर्सेस जो थी वो इनके ऊपर नॉर्थ से अटैक कर रही थी। द 4th वॉर रिजल्टेड in the overthrow of the house of Hyder Ali and Tipu, who was killed in the final war in 1799। यदि हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि 1700 यानी 18वीं सदी की शुरुआत में और मतलब 17वीं सदी जो थी उसके अंत में, तो यानी 1700 यहाँ पे 1799 की बात है, 1799 की बात है। यहाँ पे टीपू सुल्तान जो थे उनकी मृत्यु हुई। एंड द डिसमेंटलमेंट ऑफ द मैसूर टू द बेनिफिट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉन टू कंट्रोल ऑफ मच ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई, इसके बाद ये जो पूरा मैसूर का जो कंट्रोल था वो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। उन्होंने क्या किया, एंड द dismantlement of Mysore and the benefits of the East India Company which won and took the control much of the इंडिया। यहाँ पे हमें ये पता चला बच्चों कि मैसूर का जो वॉर था, एंग्लो मैसूर वॉर था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो हैदर अली थे, वहाँ के राजा कह सकते हैं आप हैदर अली, और उनके सक्सेसर, उनके पुत्र टीपू सुल्तान, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया। उनको एक साथ 4 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक जो था वो झेलना पड़ा था। इनको हैदराबाद के निजाम से युद्ध करना पड़ा। इनको साउथ और ईस्ट से वेस्ट और साउथ से अंग्रेजों ने इनके ऊपर अटैक किया। इसके बाद मराठास जो साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक किया। तो इस तरह से 4 अलग अलग फ्रंटियर वॉर
इनको लड़ने पड़े, 4 अलग अलग दिशाओं से इनके ऊपर आक्रमण था, और कह ही सकते हैं कि इसमें शेरे मैसूर जो कहे जाते हैं टीपू सुल्तान, उनकी मृत्यु हुई 1799 में। अब हम पढ़ते हैं बच्चों को टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज अ टीपू साहेब और द टाइगर ऑफ मैसूर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे, वॉज अ रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द पायोनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी। He introduced a number of administrative innovation during his rule. उन्होंने, टीपू सुल्तान ने अपने समय में, यानी अपने शासन के समय में, उन्होंने राज्य को जो चलाने की जो विधियां जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो विधियां थी, उसमें बहुत सारे नए नवाचार वो लेके आए थे, नए नए अचीवमेंट्स वो लेके आए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग अ न्यू कॉइनेज सिस्टम एंड द कैलेंडर। क्या लेके आए थे? एक तो नए सिक्के, कॉइनेज सिस्टम का मतलब नई मुद्रा जो थी वो चलन में लेके आए, इसके अलावा उन्होंने कैलेंडर का भी इस्तेमाल किया। और न्यू लैंड रेवेन्यू, और नए प्रकार के भूमि कर, लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्सेस जो हम पे करते हैं बच्चों, वो जमीन के जो नए टैक्सेस सिस्टम, विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। और यही सब कारण था कि मैसूर की जो सिल्क इंडस्ट्री थी, जो रेशम उद्योग जो था, वो टीपू सुल्तान के समय में बेहद पनपा था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि टीपू सुल्तान के समय में जो सिल्क जो उद्योग जो था, सिल्क इंडस्ट्रीज जो थी, वो कैसे ग्रो अप हुई, क्या उसके रीजन थे। He expanded the iron case Mysore rockets and commissioned the military manual Fatul Mujaddin. He deployed the rockets against the advance of the British forces and their allies during the Anglo-Mysore. उन्होंने रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया था, किसमें किया? अपने युद्ध में, यानी आधुनिक तकनीक जो थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया एंग्लो मैसूर वॉर्स में, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पोयलूर एंड द सेल द श्रीरंगापट्टनम। ही ऑल्सो एम्बार्क्ड on the ambitious economic development program that established Mysore as a major economic power. उन्होंने वो बड़े ambitious थे, है ना, बड़ी उनके अंदर इच्छाएं थी कि मैसूर जो है वो डेवलप हो, इकोनॉमिकली डेवलप हो, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे नए इकोनॉमिक प्रोग्राम जो थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे, वो भी इंट्रोड्यूस किए मैसूर के लिए। और इसी कारण से मैसूर जो था एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में बाहर उस वक्त उभर के आया था। पावर विद द सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द लेट 18th सेंचुरी। उन्होंने बहुत सारे, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेजेस, जो दुनिया की आधुनिक जो तकनीकें थी वो उन्होंने इस्तेमाल की अपने मैसूर को सुधारने में या उसको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। और उन्होंने मैसूर का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो लोगों का जो जीवन था, जीवन जीने के जो लेवल जो था, उसको भी उन्होंने ग्रो किया था। तो ये था बच्चों एंग्लो मैसूर वॉर, और उस एंग्लो मैसूर वॉर के टाइगर ऑफ मैसूर के बाद जिनको हम कह सकते हैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ नोट्स। आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।